Okay, good morning, beta. Today we will discuss about after defeat, re-emerging as a global economic power. ये जापान के बारे में है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की हार हुई तो उसके बाद उसने अपने आप को कैसे रीमर्ज किया एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर विद इन 30 ईयर्स, नियर अबाउट 30 ईयर्स, 45 से लेकर के 1970s तक जो है जापान जो है अपने आप को काफ़ी ऊपर उठा चुका था। देखते हैं कैसे। जापान्स अटेम्प्ट टू कार्व आउट अ कॉलोनियल एम्पायर एंडेड विद इट्स डिफीट बाय द एलाइड पावर्स। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्ट लिया कॉलोनियल एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए, एशिया और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए। लेकिन ये उसकी जो महत्वाकांक्षा थी ये कब ख़त्म हुई? जब उसको सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड पावर्स ने हरा दिया। ठीक है। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी टू शॉर्टन द वार। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड, ये तर्क दिए जाते हैं कि जो ये वार था सेकेंड वर्ल्ड वार, ये 1939 से 1945 तक चला, बहुत लंबा चला, 6 साल तक। और ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि वार को छोटा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जापान के 2 सबसे बड़े शहरों में हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। बट अदर थिंक, कुछ लोग ये भी सोचते हैं, द इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग इट कॉज्ड वर अननेसेसरी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सफरिंग्स जापान को दी गई थ्रू अटैक ऑफ दीज बॉम्ब्स वो अननेसेसरी था। ठीक है, उसके जो डिस्ट्रक्शन हुई जापान की, जो सफरिंग हुई वहाँ की पीपल को, वो बहुत ज़्यादा थी। और मतलब एक जो जवाबी कार्रवाई की गई एलाइड पावर के द्वारा जापान के अगेंस्ट, वो अननेसेसरी थी, बहुत अधिक डिस्ट्रक्टिव कार्रवाई थी वो। अंडर द यूएस लेड ऑक्यूपेशन 1945 से 1947 तक, यूएस लेड ऑक्यूपेशन, जापान वाज डीमिलिटराइज्ड एंड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। अब जापान की जब डिफीट हुई सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो ये डिफीट कैसे हुई? जब यूएस ने इसके ऊपर बॉम्ब गिराए। यूएस ने ही क्यों गिराए इसके ऊपर बॉम्ब? क्योंकि जापान अपनी कॉलोनियल एम्पायर की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यूएसए की तरफ बढ़ रहा था, और इसके कई जो है जो समुद्री जहाज़ थे, युद्धपोत थे, सेना के जहाज़ थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे जापान ने। ठीक है, तो अमेरिका ने ना चाहते हुए उस समय ये जापान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन जो ज़रूरत से बहुत अधिक ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसमें इसके बाद, हार के बाद, जापान के साथ इन लोगों ने, जो अलाइड पावर्स थी, उन्होंने क्या कार्रवाई की कि यूएस लेड ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये एक ट्रीटी वगैरह इसके साथ कुछ की गई जिसमें जापान को डीमिलिटराइज किया गया। यानी कि जापान के ऊपर कुछ शर्तें लगा दी कि जापान जो है अपनी मिलिट्री पावर को नहीं बढ़ाएगा। डीमिलिटराइज का मतलब होता है मिलिट्री को ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथन करने से रोक देना। ठीक है, दिस हैड आर्टिकल 9 सो कॉल्ड नो वार क्लॉज। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो ट्रीटी हुई अलाइड पावर और डिफीटेड कंट्रीज के बीच में, उस ट्रीटी का आर्टिकल 9 के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया कि जापान विल हैव टू बी डीमिलिटराइज्ड, और इस आर्टिकल 9 को कहा गया नो वार क्लोज का नाम दिया गया। दैट renounces the use of war as an instrument of state policy। और नो क्लोज वॉर में क्या रिनाउंस किया गया कि यूज ऑफ वार एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है,
कि युद्ध का एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करना ऑफ स्टेट पॉलिसी। एग्रेरियन रिफॉर्म्स, द री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस and an attempt to dismantle the zaibatsu or large monopoly houses that dominated the Japanese economy were also carried out। ठीक है, जो एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए जापान में, ट्रेड यूनियंस की रीएस्टैब्लिशमेंट हुई जापान में, एंड अटेम्प्ट टू डिसमेंटल द ज़ेबैत्सु और लार्ज मोनोपोली हाउसेज दैट डोमिनेटेड द जापानीज इकोनॉमी, जिनको जापानीज इकोनॉमी ने, इन चीज़ों ने डोमिनेट किया, उनको कैरिड आउट किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज वर रिवाइव्ड, नए सिरे से पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई। एंड द फर्स्ट पोस्ट वार इलेक्शन हेल्ड, फर्स्ट पोस्ट वार इलेक्शन, पोस्ट वार का मतलब है वार के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ जापान के अंदर, वो 1946 में हुआ, वेयर वोमेन वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पर वोमेन को पहली बार राइट टू वोट मिला। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरी इस पैराग्राफ में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 9 को क्या नाम दिया गया था, नो वार क्लॉज का नाम दिया गया था इसमें। आगे कहता है कि द रैपिड रीबिल्डिंग ऑफ द जापानीज इकोनॉमी आफ्टर इट्स शटरिंग डिफीट वाज कॉल्ड पोस्ट वार मिराकल। ठीक है, अब क्या है कि 1945 में जापान कम टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर उसके तुरंत बाद विद इन 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी ट्रेड यूनियन को रीएस्टैब्लिश किया। ठीक है, और जाइबात्सु जो मोनोपोली थी जाइबात्सुज की, ठीक है, हाउसेज, मोनोपोली हाउसेज थे जो, उनको डिसमेंटल करके, जिन्होंने जापानी इकोनॉमी को कैरी आउट करते थे, ठीक है, नए सिरे से पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और 1946 के अंदर इन्होंने पहले इलेक्शन कराए वर्ल्ड वार के बाद, जिसमें वोमेन को राइट टू वोट मिला और वोमेन ने पहली बार वोटिंग की। यह क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। और जिस तरीके से जापान ने इतनी रैपिडली अपने आप को रिबिल्ड किया, इसको पोस्ट वार मिराकल का नाम दिया गया। ठीक है, बट इट वाज मोर देन दैट इट, लेकिन ये जो रीबिल्डिंग थी जापान की इकोनॉमी की, इसकी डेवलपमेंट इससे कहीं ज़्यादा थी। इट वाज फर्मली रूटेड इन इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट करी जापान ने, इसको इसकी लॉन्ग हिस्ट्री से भी काफ़ी सारी जो है इसको स्ट्रेंथ मिली थी। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेमोक्रेटाइज्ड ओनली नाउ। ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद ही जापान का कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटाइज्ड किया गया था, यानी कि डेमोक्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन इलेक्शन हुए 1946 के अंदर। बट जापान हैड ए historic tradition, popular struggle and intellectual engagement with how to broaden political participation। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जापान का कि जो ट्रेडिशनली वहाँ जो स्ट्रगल थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, और वो स्ट्रगल किसके द्वारा किए गए थे, जो वहाँ की इंटेलेक्चुअल क्लास थी वो इन स्ट्रगल में काफ़ी इंगेज थी कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को ब्रॉडन किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, हर सिटीजन जापान का। दिस सोशल कोहेशन of the pre-war years was strengthened, allowing for a close working of the government, bureaucracy and industry। ये जो प्री वार ईयर्स थे, यानी कि वार से पहले के जो साल थे जिनमें ये स्ट्रगल चले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, वार के बाद उन स्ट्रगल्स ने जापान को नए सिरे से अपने आप को रिबिल्ड करने में काफ़ी मजबूती प्रदान करी। क्या अलाउ करके, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, यूएस सपोर्ट एज वेल एज डिमांडेड क्रिएटेड बाय द कोरियन एंड द वियतनामीज वार आल्सो हेल्प द जापानीज इकोनॉमी। यूएस की सपोर्ट
एज वेल एज डिमांड क्रिएटेड बाय कोरियंस की क्या डिमांड रही इसके साथ साथ, एंड द वियतनामीज वार। अब जब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जो वियतनाम के साथ वार हुआ उसमें जो है यूएस ने सपोर्ट किया था दक्षिण वियतनाम को। ठीक है, ठीक है। तो जब इन कोरियन डिमांड और वियतनामीज जो वार में यूएस की सपोर्ट रही, इन चीज़ों ने जापान की इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प पहुंचाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। इन द 1964 ओलंपिक्स हेल्ड इन टोक्यो। अब यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन बनता है कि 1964 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। ठीक है, जापान के टोक्यो शहर में हुए थे जो जापान की क्या है, कैपिटल है। मार्क्ड ए सिंबॉलिक कमिंग ऑफ एज। ठीक है, तो ये जो गेम थे ये बड़े जो है ना रिमार्केबल रहे जापान की इकोनॉमी के लिए। जो मंच था उसके ऊपर जापान ने अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। इन मच द सेम वे द नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड, ठीक है, शिंकानसेन और बुलेट ट्रेन स्टार्टेड इन 1964। और जब ओलंपिक वहाँ पर हुए तो ओलंपिक्स को सही तरीके से वहाँ पर पूरा करने के लिए खेलों को, ठीक है, तो जापान ने पहली बार वहाँ पर जो है बुलेट ट्रेन चली वहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि जापान में बुलेट ट्रेन नेटवर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1964 में। 1964 के ओलंपिक कहाँ हुए, जापान टोक्यो में। विच रैन एट 200 माइल्स पर आवर, जो आज से ये लगाइए आप 65 साल पहले जो है जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी अपने वहाँ पर। ठीक है, 20 साल के अंदर अंदर। ठीक है, 45 में तो हारा गया था और 64 तक 20 साल में इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी, हाइपर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी कि वो ट्रेन 1 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। और आज यही ट्रेन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्हांस करके 300 माइल्स पर आवर का डिस्टेंस कवर करती है। हैव कम टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू द जापानीज टू यूज एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस बेटर एंड चीपर गुड्स। ठीक है, द 1960s सा, जो 1960s का जो दशक था, जो समय था, सा द ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट एज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड बीन पुश्ड विद अटर डिसरिगार्ड ऑफ टू इट्स ओन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो 1960s में वहाँ पर सिविल सोसाइटी मूवमेंट हुए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुई थी वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आई। इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जो कि हेल्थ के लिए हैजर्डस थी, वहाँ पर सिविल मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, कैडमियम पॉइजनिंग which led to a painful disease was an early indicator, followed by mercury poisoning in Minamata in the 1960s and problem caused by air pollution in the early 70s। यानी कि जो जिस प्रकार की वहाँ इंडस्ट्रीज चल रही थी, इतनी हाइपर टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही थी। ठीक है, तो ये कुछ कैडमियम पॉइजनिंग, कुछ ऐसी जहरीली गैसें, ठीक है, जो हवा में मिल रही थी, पेनफुल डिजीज का कारण बन रही थी। ये एक शुरुआती सूचक था, इंडिकेटर था जापान के लिए। और मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है, मर्करी से बढ़ती हुई पॉइजनिंग, ठीक है, इन मिनामाता 1960s में, ये जगह के नाम है। ठीक है, और इनके कारण जब ये इंडस्ट्रीज, देखो वहाँ पर 2 तरीके से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ। पहला तो जो एटम बम वहाँ पर गिराए, उनका इतना बड़ा इफेक्ट था कि आने वाली 20-30-40 सालों तक जो जनरेशन थी उनकी वो अफेक्टेड थी उस चीज़ से। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ भी वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते थे। ठीक है, या वो लोग जो वर्ल्ड वार के समय सरवाइव कर गए थे एटम बॉम्ब्स गिराने के समय, उनको भयानक बीमारियां लग गई, क्योंकि वो जो जहरीली पॉइजनिंग गैसेस थी एटम बॉम्ब से निकलने वाले जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में फैल गए थे। सांस लेने हवा के जरिए वो
जो है बॉडी में एंट्री कर रहे थे, लंग्स की बीमारियां हो रही थी, किडनीज की हो रही थी, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज वहाँ पर डिसेबल पैदा हो रहे थे। उसके साथ ये तो था ही था, लेकिन साथ में जब इन्होंने अपने आप को एकदम से री एमर्ज किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाया, तो उससे भी जो पोल्यूटेंट्स थे एनवायरनमेंट में वो मिक्स हो, कुछ इन्हेंस किया उन्होंने एनवायरनमेंट पोल्यूशन। एक तो पहले ही एटम बम्स की वजह से वहाँ की जो है एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़राब हो चुका था, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा हैजर्डस इफेक्ट आ रहे थे उसके। दूसरा ऊपर से बढ़ती वहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसने भी वो है क्या कहते हैं कि आग में घी का काम किया, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए 1960s में सोशल मूवमेंट चलाए गए, सिविल सोसाइटी मूवमेंट चलाए गए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार कड़े से कड़े कदम उठा सके, ठीक है। तो अब क्या है कि ग्रास रूट प्रेशर ग्रुप, ग्रास रूट प्रेशर ग्रुप से मतलब क्या है कि जो मेन प्रेशर ग्रुप्स थे सोसाइटी के, ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बिगेन टू डिमांड रिकॉग्निशन टू दीज प्रॉब्लम्स एज वेल एज कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स। इन ग्रास रूट जो प्रेशर ग्रुप्स थे, ग्रास रूट जो मेन प्रोमिनेंट प्रेशर ग्रुप थे जापान की सोसाइटी के, उन्होंने सरकार पर, गवर्नमेंट पर दबाव बनाना शुरू किया, और साथ के साथ ये डिमांड भी की कि जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट उनको रिकॉग्निशन दे, माने कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन से ये बीमारियां फैल रही हैं, ये प्रॉब्लम आ रही हैं, और जो लोग उनके विक्टिम हैं, ठीक है, जो लोग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं, सरकार उनको कंपनसेशन दे, ठीक है। गवर्नमेंट एक्शन एंड न्यू लीगल रेगुलेशंस हेल्प टू इम्प्रूव कंडीशन। फिर इस प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया, ठीक है, रेगुलेशंस बनाए, जिससे कि जो है वो वहाँ की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुई। फ्रॉम द मिड 1980s there has been an increasing decline in interest in the environmental issues, and Japan enacted some of the strictest environmental control in the world। 1980s के मिड में आकर के वहाँ जापान के अंदर जो एनवायरमेंटल इशू थे वो कम हुए, और जापान की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंट्रोल रूल बनाए, अपने देश के अंदर ही लागू किए। वर्ल्ड में ऐसे रूल कहीं भी नहीं थे एनवायरनमेंट को लेकर, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने अपने देश के लोगों पर इम्पोज किए एनवायरनमेंट को क्लीन बनाने के लिए। टुडे एज ए डेवलप्ड कंट्री it faces the challenges of using its political and technological capabilities to maintain its position as a leading world power। आज जो है जापान वर्ल्ड की बेहतरीन कंट्रीज में से एक है, डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, ठीक है, सुपर मोस्ट इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस ये फेस कर रहा है। कौन से चैलेंज फेस कर रहा है कि आज का जो युग है, आज का जो एरा है, वो कंपटीशन का है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, इकोनॉमिकल हो। तो वो अपनी पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके आज के चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ताकि वर्ल्ड में वो है एक लीडिंग पावर होने के नाते अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके, और जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, यूएसए, जर्मनी, इन बड़ी इकोनॉमीज़ के बीच में अपनी एक पहचान बनाए रख सके, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में जो है जो फर्स्ट पार्ट था जापान का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगले लेक्चर में हम चाइना से शुरू करेंगे। आई होप यू वुड हैव बेटर अंडरस्टैंड, and if you read this chapter again, then you will be getting more points so that you can understand better, ठीक है। With this, thank you very much, may God bless you।